नमस्कार और स्वागत है। सोचिए अगर आपको अपनी आज़ादी और अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी के बीच किसी एक को चुनना पड़े तो आप क्या करेंगे? ये बहुत मुश्किल सवाल है। ये कोई आज का सवाल नहीं है। 1945 में जॉन पॉल सार्त्र ने अपने मशहूर उपन्यास द एज ऑफ रीजन में इसी मुश्किल सवाल को एक कहानी का रूप दिया था। और क्या खूब दिया था। आज हम उसी की गहराइयों में उतरेंगे। बिल्कुल। ये कहानी हमें 1938 के पेरिस में ले जाती है। हवा में दूसरे विश्व युद्ध की आहट है। एक एक अजीब सी बेचैनी है। माहौल बहुत तनाव भरा है। और इस माहौल के बीच हम एक ऐसे इंसान से मिलते हैं जो अपनी निजी आज़ादी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस कहानी के जरिए सार्त्र फ्रीडम, जिम्मेदारी और अपने ही फैसलों के बोझ जैसे बड़े आइडियाज को कैसे सामने रखते हैं। और कहानी का पूरा तानावाना इसके मुख्य किरदार मैथ्यू डिलारू के इर्द गिर्द बुना गया है। हाँ, मैथ्यू। मैथ्यू 34 साल का एक फिलॉसफी का टीचर है और उसके लिए उसकी आज़ादी, उसकी फ्रीडम ही सब कुछ है। वो किसी भी रिश्ते, किसी भी जिम्मेदारी में बंधना नहीं चाहता। मतलब वो बस जिंदगी को दूर से देखना चाहता है। हाँ, एक दर्शक की तरह, बिना कोई ठोस फैसला लिए। और जिंदगी उससे दर्शक बने रहने नहीं देती। कहानी में भूचाल तब आता है जब मैथ्यू को पता चलता है कि उसकी प्रेमिका मार्सेल गर्भवती है। मार्सेल के लिए ये एक नई शुरुआत हो सकती है, एक स्थिर जीवन का मौका। लेकिन मैथ्यू के लिए, उसके लिए ये उसकी आज़ादी का अंत है। बिल्कुल। उसे लगता है कि शादी और बच्चा उसे हमेशा के लिए एक पिंजरे में कैद कर देंगे और यहीं से उसके फैसलों का इम्तिहान शुरू होता है। यहीं से असली संघर्ष शुरू होता है। तो इस मुश्किल से बाहर निकलने के लिए मैथ्यू क्या रास्ता चुनता है? वो एक बहुत बड़ा और मुश्किल फैसला लेता है। वो अपनी आज़ादी को बचाने के लिए गर्भपात कराने का फैसला करता है, लेकिन इसके लिए उसे 4000 फ्रैंक की जरूरत है। और 4000 फ्रैंक, ये उस जमाने में एक फिलॉसफी टीचर के लिए बहुत बड़ी रकम थी, शायद कई महीनों की तनख्वाह के बराबर। बहुत बड़ी रकम थी। तो इसके बाद वो पैसों के लिए भटकना शुरू करता है। लेकिन क्या ये कहानी सिर्फ एक आदमी की पैसों की जरूरत के बारे में, या सार्थ इस खोज को किसी गहरे सिंबल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये पैसों की खोज सिर्फ एक प्लॉट डिवाइस नहीं है। सार्त्र इसका इस्तेमाल मैथ्यू के अंदर चल रहे संघर्ष को दिखाने के लिए एक आईने की तरह करते हैं। अच्छा। मैथ्यू की चाहत बहुत विरोधाभासी है। वो आज़ादी तो चाहता है, लेकिन उसके नतीजों के बिना। मतलब वो एक ऐसा जीवन चाहता है जिसमें चुनाव तो हो, पर उन चुनावों का कोई वजन ना हो। बिल्कुल। वो एक अच्छा नैतिक इंसान भी बने रहना चाहता है, लेकिन जिम्मेदारी से भी भागना चाहता है। और वो जिन जिन दोस्तों के पास पैसे मांगने जाता है, हाँ, वो हर दोस्त जीवन के एक अलग दर्शन को दिखाता है। कोई उसे कहता है कि जिम्मेदारी उठाओ, कोई कहता है कि दुनिया बदलने के लिए पार्टी ज्वाइन करो। यहीं पर उसका अस्तित्ववादी संकट यानी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस खुलकर सामने आता है। सार्त्र का मूल विचार यही है, आप चुनने के लिए आजाद हैं, लेकिन आप ये नहीं चुन सकते कि आप नहीं चुनेंगे। हर पल एक चुनाव है। हाँ, और हर चुनाव की एक जिम्मेदारी है। मैथ्यू इसी सच्चाई से भाग रहा है। मैथ्यू का ये संकट सिर्फ उसके अंदर ही नहीं चल रहा, उसके आसपास के लोग, खासकर मार्सेल, इस स्थिति को बिल्कुल अलग नजरिए से देख रहे होंगे। उनका क्या पक्ष है? मार्सेल का नजरिया मैथ्यू की इस उलझन के बिल्कुल उलट है। वो बहुत स्पष्ट है। अच्छा? एक बहुत ही मार्मिक सीन में वो मैथ्यू को बताती है कि उसने कभी उसका गहरा प्यार महसूस ही नहीं किया। सच तो ये है कि वो इस बच्चे को चाहती है। हाँ, क्योंकि ये बच्चा उसके खाली जीवन को एक मकसद देगा, एक अर्थ देगा जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। वो मैथ्यू के बिना भी बच्चे को पालने की योजना बना रही है। मतलब उसकी सोच में क्लैरिटी है। बिल्कुल, जो मैथ्यू के पास बिल्कुल नहीं है। तो एक तरफ मार्सेल है जो जिम्मेदारी में एक मकसद ढूंढ रही है, और दूसरी तरफ मैथ्यू जो उससे भाग रहा है। और इस आग में घी डालने का काम करता है उनका दोस्त डैनियल। डैनियल। वो तो इस कहानी का सबसे पेचीदा किरदार लगता है। डैनियल बहुत चालाक और वो जोड़ तोड़ करने वाला इंसान है। वो इस पूरी सिचुएशन को पर्दे के पीछे से कंट्रोल कर रहा है। कैसे? वो मैथ्यू को पैसे देने से साफ मना कर देता है, ये जानते हुए भी कि वो मदद कर सकता है। वो असल में चाहता है कि मैथ्यू अपने फैसलों के नतीजों का सामना करे। वो उसे सबक सिखाना चाहता है। हाँ, वो मैथ्यू के पाखंड को उजागर करना चाहता है कि मैथ्यू जिस आज़ादी का ढिंडोरा पीटता है, वो दरअसल दूसरों की जिम्मेदारियों से बचकर हासिल की गई एक खोखली आज़ादी है। मतलब डैनियल एक तरह से कहानी का विलन भी है और मैथ्यू का आईना भी। बिल्कुल सही। वो उसे वो सच दिखा रहा है जिसे मैथ्यू खुद देखने से इनकार कर रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा।
डैनियल मैथ्यू को उसकी हकीकत का आईना दिखाता है, भले ही उसका तरीका बहुत क्रूर हो। और वो बात को और बिगाड़ देता है ना। हाँ, वो बाद में मार्सेल को मैथ्यू के गर्भपात के प्लान के बारे में भी बता देता है, जिससे पूरी बाजी ही पलट जाती है। कहानी में एक और बहुत दिलचस्प किरदार है आइविच। आइविच एक युवा विद्रोही लड़की जिसकी तरफ मैथ्यू बहुत आकर्षित है, वो उसके लिए एक तरह का ऑब्सेशन बन जाती है। आइविच का इस कहानी में क्या रोल है? आइविच उस कच्ची, आवेगी और बेलगाम आजादी का प्रतीक है, जैसी मैथ्यू हमेशा से चाहता था। हाँ, पर कभी पा नहीं सका। वो आइविच में अपनी उस अधूरी इच्छा का प्रतिबिंब देखता है। वो सोचता है कि असली आजादी यही है, बिना किसी नियम, बिना किसी कल की चिंता के जीना। लेकिन सार्थ्र उसे इतना आदर्शवादी बनाकर नहीं छोड़ते हैं ना। बिल्कुल नहीं। सार्थ्र आइविच के किरदार के जरिए एक बहुत जरूरी बात दिखाते हैं क्या? कि बिना उद्देश्य की आजादी सिर्फ अराजकता है, एक तरह का खालीपन। अच्छा। आइविच खुद भी बहुत भ्रमित है, चिंतित है और जीवन में खोई हुई है। वो अपने छोटे छोटे आवेगों में जीती है, लेकिन उसके जीवन की कोई दिशा नहीं है। तो सार्थ्र का संदेश क्या है? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो संदेश साफ है। उद्देश्यहीन स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं होता। वो आपको कहीं नहीं ले जाती, सिवाय अकेलेपन के। तो इन सब किरदारों से टकराने के बाद क्या मैथ्यू अपनी योजना में सफल होता है? क्या उसे गर्भपात के लिए पैसे मिलते हैं? हाँ, उसे पैसे मिल जाते हैं, लेकिन बहुत ही अप्रत्याशित तरीके से। कहाँ से? वो अपने एक अमीर दोस्त ब्रूनेट से पैसे उधार लेता है, जो एक समर्पित कम्युनिस्ट है। ब्रूनेट मैथ्यू की इस व्यक्तिगत आजादी की समस्या को बहुत छोटा और स्वार्थी मानता है। अच्छा, तो यहाँ पर सार्थ्र एक और बड़ी बहस छेड़ देते हैं, व्यक्तिगत आजादी बनाम सामूहिक जिम्मेदारी। हाँ, ब्रूनेट का मानना है कि असली आजादी अपनी निजी समस्याओं से भागने में नहीं, बल्कि एक बड़े उद्देश्य के लिए। जैसे कोई राजनीतिक विचारधारा? हाँ, एक राजनीतिक विचारधारा के लिए खुद को समर्पित करने में है। उसके लिए असली आजादी सामूहिक संघर्ष में है। और ये उस दौर के लिए बहुत जरूरी बहस थी। बहुत ही प्रासंगिक थी, जब फासिज्म और कम्युनिज्म जैसी बड़ी ताकतें टकरा रही थीं। तो मैथ्यू को पैसे तो मिल जाते हैं, लेकिन जैसा कि अच्छी कहानियों में होता है, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब तक वो पैसे लेकर मार्सेल के पास लौटता है, तब तक खेल बदल चुका होता है। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। डैनियल पहले ही मार्सेल से बात कर चुका होता है और उसे मना लेता है। और उसे बच्चे को रखने के लिए मना लेता है। तो मैथ्यू जब पैसे लेके पहुंचता है, तो उसे पता चलता है कि उसका पूरा प्लान, उसकी पूरी भागदौड़ बेकार हो गई। वो हार जाता है। और ये हार उसके लिए शायद सबसे जरूरी सबक बन जाती है। बिल्कुल, ये नाकामी, ये हार मैथ्यू के लिए एक तरह का ज्ञानोदय, एक एपिफनी बन जाती है। उसे अचानक ये एहसास होता है कि वो हमेशा जिस आजादी का दावा करता रहा, वो असल में सिर्फ एक बहाना थी, एक ढाल की तरह। हाँ, वो इस शब्द का इस्तेमाल जीवन के बड़े और मुश्किल फैसले लेने से बचने के लिए एक ढाल की तरह कर रहा था। और यहीं पर सार्थ्र का वो सबसे बड़ा आइडिया सामने आता है, जिसे वो बैड फेथ कहते हैं। बैड फेथ यानी आत्मधोखा, खुद से बोला गया झूठ। ये वो पल है जब हम मुश्किल फैसले से बचने के लिए खुद को यकीन दिलाते हैं कि हमारे पास कोई और रास्ता ही नहीं था। बिल्कुल, और मैथ्यू इसी आत्मधोखे का सबसे बड़ा शिकार था। और शायद हम सब कभी ना कभी इसके शिकार होते हैं। आपने इसे बहुत खूबसूरती से समझाया। बैड फेथ यही है। मैथ्यू को समझ आता है कि वो खुद से ही झूठ बोल रहा था। उसे यह एहसास होता है कि सच्ची आजादी भागने में नहीं, बल्कि जिम्मेदारी स्वीकार करने में है। हाँ, एक चुनाव करने और फिर उसकी जिम्मेदारी स्वीकार करने में है। वो अब तक जो कर रहा था वो आजादी नहीं, पलायन था। तो क्या इसीलिए इस उपन्यास का नाम द एज ऑफ रीजन है? क्या ये तर्क या बुद्धि की उम्र तक पहुंचने की बात है? हाँ, लेकिन यहाँ रीजन का मतलब सिर्फ तर्क या लॉजिक नहीं है। तो फिर क्या है? द एज ऑफ रीजन का मतलब उस उम्र तक पहुंचना है जब कोई इंसान अपने चुनावों के लिए, अपने फैसलों के लिए सही मायने में जिम्मेदार हो जाता है। ये सिर्फ बुद्धि की उम्र नहीं, बल्कि जिम्मेदारी की उम्र है। और मैथ्यू इस उपन्यास के अंत में उस उम्र तक पहुंचता है। हाँ, भले ही इसके लिए उसे अपना सब कुछ खोना पड़ता है। तो उपन्यास के अंत में मैथ्यू के पास कुछ नहीं बचता, ना पैसे, ना मार्सेल के साथ उसका रिश्ता, और नहीं आजादी का वो पुराना खोखला आइडिया जिससे वो अब तक सीने से लगाए घूम रहा था। वो पूरी तरह अकेला रह जाता है। हाँ, बाहरी तौर पर वो पूरी तरह टूट चुका है, लेकिन भावनात्मक और दार्शनिक रूप से उसे एक गहरी समझ मिली है। अच्छा। उसे पता चलता है कि आजादी जीवन से भागना नहीं है, बल्कि ये चुनने और उस चुनाव के नतीजों को हिम्मत से स्वीकार करने का नाम है। ये एक बहुत दर्दनाक एहसास है। दर्दनाक है, लेकिन यही एहसास ट्रिलॉजी की अगली किताबों द रिप्रीव और आयरन इन द सोल के लिए
एक मंच तैयार करता है। जहां हम देखेंगे कि मैथ्यू इस नई समझ के साथ क्या करता है। बिल्कुल। वो अपनी खोखली आजादी खोकर शायद पहली बार सच्ची आजादी का मतलब समझने के करीब पहुंचा है। बिल्कुल। और यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है जिस पर सोचा जा सकता है। ये कहानी 1938 में सेट है, जब पेरिस समेत पूरे यूरोप पर युद्ध का खतरा मंडरा रहा था। हाँ, इतिहास का एक बहुत नाजुक मोड़ था वो। तो सवाल यह है कि एक आने वाले वैश्विक संकट का दबाव किसी व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता के अर्थ को कैसे बदल सकता है? क्या एक बड़ा संकट जो सबसे ऊपर है, हम सब पर एक अलग तरह की एक सामूहिक जिम्मेदारी डाल देता है जो हमारी व्यक्तिगत आजादी से ज्यादा महत्वपूर्ण